गर्मियां आते ही विलो क्रीक गांव हरे भरे और सुनहरे रंगों से भर जाता था, जो शहर की नीरस जिंदगी से एक अच्छा ब्रेक था। हर साल 12 साल का आरव और उसकी 10 साल की बहन सान्या यहीं वापस आते थे। उनके दिल आलसी दोपहर और दादी की कहानियों के इंतजार में धड़कते थे। आरव, जिसका मन खेतों में बहती नदियों जितना आजाद था, उसे हर हिलते पत्ते में एडवेंचर दिखता था। सान्या, जो उससे छोटी थी, बहुत समझदार थी। उसका तेज दिमाग हमेशा लोक कथाओं और अंधविश्वास के पीछे की सच्चाई ढूंढता था। उनके दिन तितलियों का पीछा, करूने और गांव की मिट्टी से निकली कहानियों को सुनने में बीतते थे। एक शाम, जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में बदल रहा था, बच्चे अपनी दादी के पास बैठे थे। उनकी झुर्रीदार चेहरा लालटेन की नरम रोशनी में चमक रहा था। हवा शांत हो गई और झींगुरों का रोज का शोर भी थम गया, जैसे ही दादी ने अपनी सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली और सबसे ज्यादा डरावनी कहानी शुरू की। यह उस पुरानी हवेली की कहानी थी जो पहाड़ी के सामने खड़ी थी, विलो क्रीक पर नजर रखने वाली एक काली, उदास पहरेदार। इसे शैडोज की हवेली कहते हैं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने एक काली शक्ति, एक काली छाया के बारे में बताया, जो उसकी सुनसान दीवारों में घूमती थी। एक बेचैन आत्मा जो एक पुराने दुख से बंधी थी। उसकी दर्द भरी चीखें अमावस की रातों में हवा में सुनाई देती थी। दादी ने समझाया, गांव वालों ने कब का ही उस टूटी फूटी इमारत के पास जाने का विचार छोड़ दिया था। वे उन डरावनी फुसफुसाहटों के बारे में बात करते थे, जो उन लोगों का पीछा करती थी, जो बहुत करीब जाने की हिम्मत करते थे, बिना हवा वाले गलियारों में दरवाजे अपने आप बंद होने की और धूल भरी खिड़कियों में एक शैडोवी फिगर दिखने की। हवेली एक डरावनी जगह थी, एक भूली हुई त्रासदी का स्मारक, जिसे गांव ने मिलकर नजरअंदाज करने का फैसला किया था। कहा जाता था कि वह आत्मा नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, बल्कि एक गहरा, अनसुलझा दर्द बताना चाहती थी। उसकी मौजूदगी एक लगातार डरावनी याद दिलाती थी, एक ऐसी कहानी की जिसे कभी सही अंत नहीं मिला, एक ऐसा घाव जो पीढ़ियों के बीतने के साथ भी ठीक नहीं हुआ। आरव ने सुना, उसकी आंखें डर से नहीं बल्कि बढ़ती जिज्ञासा से खुली हुई थी। जबकि गांव के दूसरे बच्चे कांपते थे और अपनी चादरें कसकर खींच लेते थे, उसे रहस्य की ओर एक अनूठा खिंचाव महसूस हुआ। सान्या हमेशा व्यावहारिक ध्यान से सुन रही थी। उसका दिमाग कहानी से सच्चाई को अलग कर रहा था। अपनी दादी की नाटकीय कहानी में सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा ढूंढ रहा था। उनके लिए यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक पहेली थी जिसे सुलझाना बाकी था। एक आत्मा का न्याय ढूंढना सिर्फ डराने के बजाय उनकी न्याय की सहज भावना से मेल खाता था। उस रात भाई बहन के बीच एक खामोश समझौता हुआ। वे शैडोज की हवेली के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली दोपहर के सूरज की निगरानी में हवेली कम डरावनी लग रही थी, हालांकि कम खस्ताहाल नहीं थी। उसकी शान भूतकाल की परछाई थी, जिसमें टूटे पत्थरों पर आईवी रेंग रही थी और खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं। आरव, क्या तुम पक्का हो? सान्या ने पूछा, एक भारी भरकम टॉर्च पकड़े हुए, जिसे वह साथ लाने पर अड़ी थी। आरव पहले से ही चरचराते भारी लोहे के गेट को धकेल रहा था, बस मुस्कुराया। दादी ने कहा था कि आत्मा को मदद की जरूरत है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था, जो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं था। अगर हमें पता ही नहीं कि क्या गलत है, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम यहाँ डरूने नहीं आए हैं, हम यहाँ समझने आए हैं। उसकी बहादुरी संक्रामक थी और सान्या अपनी तर्क शक्ति और अपनी टॉर्च के साथ अपनी खुद की हिम्मत को मजबूत महसूस करने लगी। एक आखिरी सामूहिक धक्के के साथ गेट चीखते हुए खुला। उसकी आवाज उस डरावनी शांति में गूंज उठी। बच्चे एक ऐसी दुनिया में कदम रखे जहां प्रकृति ने अपना कब्जा जमा लिया था। कभी सजे हुए बगीचे अब उलझी हुई खरपतवारों और उगी हुई गुलाब की झाड़ियों का जंगल बन गए थे। उनके कांटे छोटे खंजर जैसे थे। मुख्य दरवाजे तक का रास्ता लगभग पूरी तरह से छिपा हुआ था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, हवा नोटिसेबली ठंडी होती गई। एक अजीब सी ठंडक, जिसका पुराने मुड़े हुए पेड़ों की छाया से कोई लेना देना नहीं था। शांति बहुत गहरी थी, केवल उनके कदमों की पत्तियों पर चरमराहट और उनके अपने दिलों की तेज धड़कन से टूट रही थी। हर परछाई नाचती हुई लग रही थी और हवा का हर झोंका एक दर्द भरी आहट जैसा लग रहा था। अंदर हवेली धूल और सड़न का एक गुफा थी। धूप ऊंची मेहराबदार खिड़कियों पर जमी गंदगी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे लंबी ईरी रोशनी की किरणें पड़ रही थीं, जो धूल के उड़ते कणों को रोशन कर रही थी। एक भव्य सीढ़ी ऊपर अंधेरे में जाती थी। उसकी रेलिंग मकड़ी के जालों की मोटी परत से ढकी थी। एक तस्वीर
जिसका विषय का चेहरा कैनवास में एक काले आंसू से ढका था। दीवार पर तिरछी लटकी थी। जैसे जैसे वे अंदर गए, हॉल के अंत में एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे वे दोनों चौंक गए। सान्या ने तुरंत अपनी टॉर्च गलियारे में मारी। यह सिर्फ हवा है, असू ने कहा, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे हवा का झोंका आ रहा है। लेकिन फिर फुसफुसाहटें आए। वे पहले धीमी थी, रेशम की सरसराहट जैसी। लग रहा था कि वे दीवारों से ही निकल रही हैं। फुसफुसाहटें एक नरम, दुख भरी गुनगुनाहट में बदल गईं। एक गहरी उदासी की धुन जो उनकी हड्डियों में समाती हुई लग रही थी। यह एक आक्रामक आवाज नहीं थी, बल्कि गहरे, असहनीय दुख की आवाज थी। आरव और सान्या ने एक दूसरे को देखा। उनकी शुरुआती बहादुरी डर और गहरी सहानुभूति के मिश्रण में बदल गई। ये कोई साधारण भूत प्रेत का मामला नहीं था। यह एक ऐसे दिल की आवाज थी जो बहुत पहले टूट गया था। उसकी दुख भरी गूंज हमेशा के लिए इन सड़ी हुई दीवारों में फंसी हुई थी। किसी का इंतजार कर रही थी जो आखिरकार उसकी कहानी सुने। उस दर्द भरी आवाज के पीछे पीछे बच्चे भव्य सीढ़ी चढ़े। उनके कदमों से पुरानी लकड़ी चरमरा रही थी। गुनगुनाहट उन्हें ऊपरी गलियारे के अंत में एक छोटे एकांत कमरे तक ले गई। एक बच्चे का नर्सरी। यहाँ हवा और भी ठंडी थी और उदासी का एहसास लगभग दम घुटने वाला था। कमरे के बीच में एक अकेला रॉकिंग हॉर्स बिल्कुल शांत खड़ा था और एक धूल भरे कोने में एक छोटी चमड़े की डायरी पड़ी थी। जैसे ही सान्या ने उसे उठाया, एक काली फ्लीटिंग आकृति दूर की दीवार पर तेजी से दौड़ी। एक परछाई जिसका अपना जीवन था। ये वही काली छाया थी जिसके बारे में उनकी दादी ने बताया था, लेकिन ये खतरे से ज्यादा कमरे के रहस्यों की रखवाली करूने वाली लग रही थी। सान्या ने ध्यान से डायरी खोली। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन सुंदर लिखावट अभी भी पढ़ी जा सकती थी। यह एक युवा महिला एलारा की थी, जो एक सदी पहले इस हवेली में रहती थी। उसकी प्रविष्टियों ने उसके युवा बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमती प्यार और उम्मीद से भरी जिंदगी की तस्वीर खींची। उसने उसकी हंसी, रॉकिंग हॉर्स के प्रति उसके प्यार और उसकी साहसिक भावना के बारे में लिखा। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, स्वर निराशा और डर में बदल गया। एलारा ने एक लालची रिश्तेदार के बारे में लिखा, जो परिवार की दौलत और हवेली पर कब्जा करना चाहता था। उसने उसके बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था। उसे अपनी विरासत पर नियंत्रण पाने के लिए मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करने की कोशिश कर रहा था। अंतिम प्रविष्टियां फ्रैंटिक और डर से भरी थीं। एलारा को अपने और अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने की रिश्तेदार की साजिश का पता चला था। उसने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, उसके धोखे को साबित करने वाले पत्र और दस्तावेज, और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हवेली में कहीं छिपा दिया था। उसकी आखिरी प्रविष्टि एक दिल दहला देने वाली विनती थी, अगर किसी को यह मिलता है तो जान लो कि मैं पागल नहीं थी। मैं एक माँ थी जो अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी। सबूत वहां छिपा है जहां मेरे बेटे को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। हमारा बदला लो, सच्चाई सामने आने दो, ताकि हमारी आत्माओं को आखिरकार शांति मिल सके। कमरे में गुनगुनाहट तेज हो गई और परछाई फ्लिकरिंग हुई, जैसे डायरी के शब्दों की पुष्टि कर रही हो। आरव और सान्या अब समझ गए थे। वह आत्मा कोई मलिशियस एंटिटी नहीं थी, वह एलारा की दुखद आत्मा थी, हमेशा उस जगह से बंधी हुई जहां उसकी जिंदगी अन्यायपूर्ण ढंग से नष्ट कर दी गई थी। उसका भूत बनकर घूमना किसी को उस सच्चाई तक पहुंचाने की एक डेस्परेट कोशिश थी, जिसे उसने इतनी मेहनत से बचाने की कोशिश की थी। जहां मेरे बेटे को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था, सान्या ने फुसफुसाया। उसकी आंखें नर्सरी का स्कैन कर रही थी। उसकी नजर रॉकिंग हॉर्स पर पड़ी। कमरे में यह अकेली चीज थी जो प्यारी लग रही थी। समझदारी की एक साझा नजर के साथ आरव लकड़ी के खिलौने के पास गया। उसने उसके आधार पर हाथ फेरा और एक छोटा ढीला पैनल खोजा। सच्चाई और एलारा जिस न्याय की तलाश में थी, आखिरकार उनकी पहुंच में थी। रॉकिंग हॉर्स के छिपे हुए कंपार्टमेंट के अंदर उन्हें एक फीते से बंधे पत्रों का एक बंडल मिला। ये वही दस्तावेज थे जिनके बारे में एलारा ने लिखा था। उसके रिश्तेदार के धोखे के डैमनिंग सबूत, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की उसकी योजनाएं और उसके बाद हुई हेनस हरकत की उसकी स्वीकारोक्ति। बच्चों को पता था कि वे इसे अकेले नहीं संभाल सकते। डायरी और पत्रों को कसकर पकड़े हुए वे गांव की ओर भागे। उनका डर एक शक्तिशाली उद्देश्य की भावना में बदल गया। वे अपने घर में घुस गए, हाँफते हुए अपनी दादी को सब कुछ बताया, जिनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्हें उस किंवदंती के पीछे की सच्चाई का एहसास हुआ
जिसे उन्होंने कई बार सुनाया था। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया। बुजुर्गों ने सन्न होकर सुना। जब आरव और सान्या ने अपनी खोज को रिकाउंटेड किया, डायरी और छिपे हुए पत्र प्रस्तुत किए। एलारा की दुखद नियति की कहानी, जो कभी एक घोंसली फुसफुसाहट थी, अब एक डॉक्यूमेंटेड अन्याय थी। जिसू ने उसे गलत किया था वह बहुत पहले चला गया था, लेकिन उसके वंशज अभी भी पड़ोसी शहर में रहते थे, झूठ और त्रासदी की नींव पर बनी धन और स्थिति का आनंद ले रहे थे। कार्रवाई के लिए प्रेरित होकर ग्राम परिषद अकाट्य सबूतों से लैस होकर जिला अधिकारियों से संपर्क किया। हॉन्टेड हवेली और उसके 100 साल पुराने रहस्य की कहानी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। इसके बाद की कानूनी कार्यवाही ने सुनिश्चित किया कि एलारा का नाम साफ हो गया। उसके वंशज के इल गॉटन गेन्स को गांव के लिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट में चैनल्ड किया गया, रेस्टोरेटिव जस्टिस के रूप में। गांव वालों ने अब डरते नहीं हुए हवेली को बहाल करने और उसे एलारा और रोहन की याद में एक सामुदायिक हॉल और पुस्तकालय में बदलने का फैसला किया। उसके उद्घाटन के दिन आरव और सान्या पहाड़ी पर खड़े थे, ट्रांसफॉर्म्ड इमारत को देख रहे थे। जैसे ही सुबह की पहली किरणें उसकी दीवारों पर पड़ी, उन्होंने हवेली से एक हल्की शिमरिंग रोशनी उठती देखी और नीले आकाश में घुलती हुई देखी। दुखद गुनगुनाहट चली गई थी। उसकी जगह सुबह की कोमल शांतिपूर्ण आवाजें थीं। बच्चे घर लौटे, न केवल एक रोमांचक कहानी के साथ, बल्कि एक गहरा सबक उनके दिलों में अंकित था। उन्होंने सीखा था कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, और डर अक्सर समझ की कमी से पैदा होता है। साहस और करुणा के साथ अज्ञात का सामना करके उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि एक आत्मा को न्याय भी दिलाया था, जिसने शांति के लिए 1 सदी तक इंतजार किया था। हवेली का असली रहस्य डर का नहीं, बल्कि साहस का था। अपने डर का सामना करूने, सच्चाई की तलाश करूने और जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस, चाहे कितना भी समय बीत गया हो।